गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम सभी को। आज 7 मार्च की सुबह एक बार फिर से मनीष सर करंट अफेयर क्लास में उमंग क्लासेस जीकेपी पर आपका स्वागत। आज से आपके लिए आप ही के बहुत सारे लोगों के कहने पर करंट अफेयर में आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ रिवीजन कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। जैसे आज के रिवीजन कार्यक्रम में हमने करंट अफेयर के सवाल के बाद आपके लिए जोड़ा है प्रस्तावना से जुड़े हुए सवाल, जो पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना रखते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स को समय समय पर रिवाइज भी किया जाएगा। साथ ही इस बात को भी आपने ही मांग की कि सर रिवीजन भी करवाइए। तो इस रविवार 8 मार्च यानी कि कल के दिन 8 मार्च सुबह 11 बजे हमसे जुड़िए और करंट अफेयर्स के महामैराथन क्लास में हम लोग 100 से ज़्यादा सवाल करंट अफेयर्स के, जो कि पिछले वर्ष के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं, उसके लिए भी हमारे साथ जुड़िए। चलिए पहले आज के 10 सवाल देखते हैं। कौन से हैं वो प्रमुख 10 सवाल करंट अफेयर्स के। पहला सवाल कह रहा है कि हट्टी रिसाला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है। कौन सी की बात कर रहा है? हट्टी रिसाला फेस्टिवल की बात कर रहा है। तो हट्टी रिसाला फेस्टिवल की बात करें तो होली के अगले दिन इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र के जलना क्षेत्र में। कहाँ? तो महाराष्ट्र के जलना में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? हट्टी रिसाला फेस्टिवल। तो कहाँ मनाया गया? महाराष्ट्र में मनाया गया। इसी प्रकार का एक और कंफ्यूजिंग सवाल आता है कि सर एक जनजाति होती है हट्टी जनजाति, वो भी कोई इसी तरह का त्यौहार मनाती है क्या? तो हट्टी जनजाति जो कि हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, उनके द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो बोड़ा त्यौहार मनाया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो हट्टी रिसाला कहां से जुड़ गया? तो महाराष्ट्र से। वहीं हिमाचल प्रदेश में हट्टी जनजाति मनाती है बोड़ा त्यौहार। इसी प्रकार हाथी उत्सव, हट्टी जैसा तो ये भी दिख रहा है, तो हाथी उत्सव का संबंध कहां से है? राजस्थान के जयपुर से, जहां अपनी हाथियों को रंग बिरंगे कलरों से सजाया जाता है। ठीक है, तो सवाल 1 जवाब कई सारे हो गए। आपका सही जवाब क्या हो जाए? महाराष्ट्र हो जाए। चलिए जरा देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल, भारत पहली साइकिलिंग लीग की मेजबानी करेगा। तो खेल मंत्री कौन है? पहली बात तो यह जान लिया जाए। तो भारत के वर्तमान केंद्रीय खेल मंत्री हैं मनसुख मांडविया। कौन है? तो वर्तमान में है मनसुख मांडविया जी हैं। ठीक, इस बात को याद रखेंगे। मनसुख मांडविया वर्तमान में क्या है? केंद्रीय खेल मंत्री। उन्होंने घोषणा किया कि वर्ष 2036 के ओलंपिक की मेजबानी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, जैसा कि आपको पता होगा कि वर्ष 2030 के कौन से खेल की मेजबानी मिली है? तो राष्ट्रमंडल। और कौन से शहर को मिला है? तो सर अहमदाबाद को मिला है। किसको मिला है? अहमदाबाद को। तो इसी क्रम में अहमदाबाद के लिए ही 2036 ओलंपिक की मेजबानी, किसकी? ओलंपिक की मेजबानी को मजबूत करने के लिए पहली बार भारत में एक साइकिलिंग लीग का आयोजन किया जा रहा है। कौन से शहर में? अहमदाबाद में किया जा रहा है। कहां पे? अहमदाबाद। वैसे आपको पता ही होगा कि अगला ओलंपिक कहां होने वाला? तो एलए में होने वाला, लॉस एंजल्स में, जो कि यूएसए का पार्ट है। अगला, हाल ही में बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? ठीक है, बिहार में राजनीतिक उथल पुथल चली रही है। इस बीच आपने सुना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा का नॉमिनेशन भर चुके हैं, यानी कि मुख्यमंत्री पद भी अब उन्हें छोड़ना है। ऐसे में नए मुख्यमंत्री का चुनाव होता, उसके पहले ही इस राजनीतिक उथल पुथल के बीच में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कई राज्यों के राज्यपालों में क्या कर दिया? बदलाव कर दिया। इसी क्रम में अब तक हुआ करते थे बिहार के राज्यपाल कौन? आरिफ मोहम्मद खान। इनकी जगह पे किसको बना दिया गया है? तो चिनार कॉर्प्स के, यानी भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी, जिनका नाम क्या था? सैयद अता हसनैन को क्या बना दिया गया? बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है अलग अलग क्षेत्रों के भी राज्यपाल बदले हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है आर.एन. रवि। आर.एन. रवि अब तक कहाँ के राज्यपाल हुआ करते थे? तमिलनाडु के। अब इनको कहाँ का बना दिया गया है? पश्चिम बंगाल का बना दिया गया। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का बना दिया गया है। वहीं नंद किशोर यादव को नागालैंड का बना दिया गया है। कहाँ का? नागालैंड का बना दिया गया है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अब तक हुआ करते थे कौन? विनय कुमार सक्सेना। कौन हुआ करते थे? विनय कुमार सक्सेना। इनको कहां भेज दिया गया? लद्दाख भेज दिया गया है। तो वी.के. सक्सेना को कहां भेज दिया गया है? लद्दाख भेज दिया गया है। ठीक है, लद्दाख की बात करें तो वहां पे इसके पहले कौन थे? तो लद्दाख के इसके पहले एलजी हुआ करते थे कविंद्र गुप्त। कौन हुआ करते थे? कविंद्र
गुप्त हुआ करते थे, इनको भेज दिया गया कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के कौन थे? शिव प्रताप शुक्ल थे। कौन थे? शिव प्रताप शुक्ल थे। इनको कहां भेज दिया गया? तो शिव प्रताप शुक्ल को हिमाचल प्रदेश से कहां भेज दिया? तेलंगाना भेज दिया गया। कहां पर? तेलंगाना भेज दिया गया। ठीक है, तो इसी प्रकार याद रखिएगा आप। ठीक है, और दिल्ली की बात करें तो उसका किसे बनाया गया है? तो तरनजीत सिंह संधू को, तरनजीत सिंह संधू को, तरनजीत सिंह संधू को बनाया गया है। ठीक है, ये सारा नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको ठीक अलग कलर से लिख दे रहा हूं, नए और पुराने वालों का नाम। ठीक है, आर.एन. रवि कहाँ पहले थे? तमिलनाडु में। अब कहाँ चले गए? वेस्ट बंगाल में चले गए। ठीक है, नंद किशोर यादव, ठीक है, पहले, ठीक, नंद किशोर यादव कहाँ का बनाया गया? नागालैंड का। ठीक, इसके अतिरिक्त जो है, ठीक, लद्दाख के कौन हुआ करते थे? कविंद्र गुप्त। ठीक, अब कौन हो गए हैं? वीके सक्सेना हो गए हैं। कौन हो गए हैं? वीके सक्सेना। दिल्ली के कौन हुआ करते थे? वीके सक्सेना। अब कौन हो गए हैं? तरनजीत सिंह संधू। हिमाचल के कौन हुआ करते थे? शिव प्रताप शुक्ल। अब कौन हो गए? कविंद्र गुप्त। ठीक है, और ठीक, शिव प्रताप शुक्ल को कहां भेज दिया गया है? तो तेलंगाना भेज दिया गया। कहां भेज दिया गया है? तेलंगाना भेज दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं जरा। लोकसभा विशेषाधिकार कई समय से चर्चा में थी कि 2 वर्ष हो गए हैं और लोकसभा में विशेषाधिकार समिति का गठन नहीं हुआ है। ठीक है, इसी प्रक्रिया में दबाव बना और अंततः, ठीक है, रविशंकर प्रसाद जी को विशेषाधिकार समिति का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। विशेषाधिकार की बात करते हैं तो कौन से अनुच्छेद में लिखा है? तो संसद की कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो 105 से। कौन से अनुच्छेद से? 105 में विशेषाधिकार की, संसदों सदस्यों के विशेषाधिकार की बात की जाती है। तो उसका अध्यक्ष बनाया गया है रविशंकर प्रसाद, कि अगर कोई सदस्य विशेषाधिकार का हनन करता है तो उसके खिलाफ जो जांच होगी वो इस समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया? रविशंकर प्रसाद को बनाया गया है। अगला, T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो T20 वर्ल्ड कप जो कि भारत और श्रीलंका में आयोजित हो रहा है, इसके पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के मैच के दौरान न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज, जिनका नाम क्या होता? फिन एलन। ठीक है, एलन ने मात्र 33 गेंदों पर 101 रन की पारी खेली और T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं। तो याद रखिए किसका नाम? फिन एलन, जिनका संबंध कहां से है? न्यूजीलैंड से है। अभी ठीक है, कल के मैच में भी आपने देखा कि भारत ने किसे 8 कल जब आप मैच देख रहे होंगे, ठीक है, तब इंग्लैंड, भारत और किसके बीच में? न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला होगा। अगला पॉइंट, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की अगर बात किया जाए तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में, स्पेन के बार्सिलोना में 2 से 5 मार्च के बीच में, ठीक है, आयोजित हुआ है, जिसकी थीम रखी गई है द IQ एरा। ठीक है, इसकी थीम क्या है? द IQ एरा जो है। बाकी बार्सिलोना एक शहर जो कि आप जानते हैं किसके लिए? बुल रेस के लिए जानी जाती है। निशान की रेस के लिए जाना जाने वाला शहर कौन सा है? ठीक है, बार्सिलोना कहाँ से जुड़ा है? स्पेन से। स्पेन की अगर बात करते हैं तो स्पेन की राजधानी क्या हो जाती है? मैड्रिड शहर हो जाता है। मैड्रिड क्यों चर्चा में रहता है? क्योंकि जैसा कि हम पढ़ते हैं कि रांची, ठीक है, किस पर स्थित है? तो कर्क रेखा पर। ऐसे ही मैड्रिड भी अपनी विशेष उपस्थिति के कारण क्या है? प्रसिद्ध है। चलिए जरा आगे देखते हैं जरा। अमित शाह द्वारा जनगणना 2027 के लिए किन 2 शुभंकरों का अनावरण किया गया? किसकी बात कर रहे हैं? जनगणना 2000, ठीक है, किसकी बात की जा रही है? ठीक, शुभंकरों के आयोजन की अगर बात करें तो क्या नाम रखा गया है? प्रगति और विकास। कौन है वर्तमान में, अगर पूछा जाए आपसे कि वर्तमान के जनगणना आयुक्त कौन है? जनगणना आयुक्त की जब बात करते हैं तो याद रखें मृत्युंजय कुमार नारायणन है। मृत्युंजय कुमार नारायणन है। ठीक है, वर्तमान में क्या है? जनगणना आयुक्त। इसके पहले 2011 की जनगणना के समय सी चंद्रमौली कौन हुआ करते थे? सी चंद्रमौली। 27 वाली जनगणना की अगर बात करें तो ये कौन सी जनगणना होगी? तो 16वीं जनगणना होगी। भारत की कौन सी? 16वीं। 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष पर आधुनिक जनगणना की शुरुआत अगर पूछते हैं, ठीक है, अगर पूछेगा आपसे कि आधुनिक जनगणना कब शुरू हुई, कौन से वर्ष में और कहां से, तो आधुनिक जनगणना 1749 में, 1749 और कौन से देश से? स्वीडन से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए जानेंगे अगला फैक्ट। मानव वन्य जीव संघर्ष
किस राज्य सरकार ने हनुमान परियोजना शुरू किया है? ठीक है, कुछ वर्षों में लगातार मानव और वन्य जीव संघर्ष की वृद्धि हो रही है, को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसको रोकने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है क्या, प्रोजेक्ट हनुमान नाम दिया है, जिससे कि मानव और वन्य जीवों के संघर्ष को रोका जा सके। आंध्र प्रदेश की जब बात करता है तो याद हमेशा रखना है कि क्वांटम सिटी, क्वांटम वैली सिटी कौन से शहर को नाम दिया जा रहा है? ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो कैसे? अमरावती। ठीक, किसको? अमरावती। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश की अगर बात किया जाए, बाकी कुरनूल आप जान ही रहे हैं। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला जल संचय जन भागीदारी पहल के माध्यम से समुदाय नेतृत्व वाले जन संरक्षण के लिए एक आदर्श बन गया है? तो कौन सा जिला की बात हो रही है? कोरिया जिला की बात हो रही है। किसकी बात कर रहा है? ठीक है, जल संचय जन भागीदारी। तो वहां पर एक स्थानीय आंदोलन होता है झोंका। ठीक है, आवा पानी झोंका एक पहल स्थानीय रूप में चलाया जाता है, जहां प्रत्येक किसान अपने कुल भूमि का 5%, ठीक, प्रत्येक किसान जो है अपने कुल भूमि का 5% जल पुनर्भरण के लिए छोड़ देता है, जिससे कि जल की वेस्टेज ना हो। और इस प्रकार एक आदर्श जिला बना है कौन सा? कोरिया। बाकी कोरिया आप जानते हैं किसके लिए प्रसिद्ध है? दो रेखाएं जहां आपस एक दूसरे को काटती हैं। कौन कौन सी रेखा? तो मानक समय रेखा, याद रखिएगा, मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहां काटती हैं? तो छत्तीसगढ़ के कोरिया में काटती हैं। कहां पे? छत्तीसगढ़ के कोरिया में काटती हैं। अगला प्रश्न, स्टिल मिसाइल का विकास किस देश ने किया है? क्यों चर्चा में कि लगभग 5000 करोड़ में भारत ने इस मिसाइल की सफलता किया है। साथ ही साथ 6 उन्नत हेलीकॉप्टर, 6 उन्नत कौन से देश ने इसे क्या किया है? निर्माण किया है। तो पहली बात, ये मिसाइल सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। सतह से हवा में मार करने में सक्षम कौन सा मिसाइल? स्टिल मिसाइल। इसका निर्माण किया है किसने? रूस ने। और किसको देने वाला है? भारत को देने वाला है। किसको देने वाला है? भारत को। बाकी भारत की प्रारंभिक मिसाइल जानते होंगे, इस नाम से आपने पढ़ा होगा। पी से क्या हो जाता है? पृथ्वी हो जाता है। ठीक है, ए से क्या हो जाता है? अग्नि हो जाता है। टी से क्या हो जाता है? त्रिशूल हो जाता है। ठीक है, एन से क्या हो जाता है? नाग हो जाता है। और क्या होता है? आकाश हो जाता है। ठीक है, ये भारत की क्या है? प्रारंभिक मिसाइल, जिसको पटना नाम से याद रखा जाता है। चलिए, ठीक है, आज की ठीक हमने कहा कि हम आपको कुछ न कुछ क्या करवाएंगे, रिवीजन भी करवाते चलेंगे। इस रिवीजन करवाने के क्रम में आज हम जिसकी बात करेंगे वो क्या? हमारी उद्देशिका। उद्देशिका की जब बात की जाती है तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि उद्देशिका को प्रस्ताव कब पेश किया गया था। तो एक डेट याद रखेंगे, 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे पेश किया गया था। ठीक है, संविधान सभा में। कब पारित हो गया? 22 जनवरी, ठीक, 1947 को ये पारित हो गया। क्या हो गया? पारित हो गया। लेकिन जोड़ा गया सबसे बाद में। अगला सवाल आता है कि उद्देशिका का प्रारूप किसने तैयार किया? तो अगर आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। उद्देशिका का प्रारूप तैयार किया था किसने? संविधान के संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर बी.एन. राव ने। किसने? सर बी.एन. राव ने तैयार किया था। किसको? ठीक, उद्देशिका के प्रस्ताव को उन्होंने तैयार किया था। हमारी उद्देशिका क्या कहती है? तो कहती है कि हम भारत के लोग, तो मतलब संविधान को शक्ति कहां से प्राप्त होती है? भारत के लोगों से, यानी जनता से प्राप्त होती है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात भारत के ऊपर किसी भी बाह्य शक्ति का कोई अधिकार नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है। समाजवादी, ठीक है, अर्थात अमीर और गरीब के बीच में हम अंतर नहीं, यानी संसाधनों पर सभी का समान नियंत्रण की बात। पंथ निरपेक्ष, यानी भारत का कोई धर्म नहीं है, कोई पंथ नहीं है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक यानी यहाँ का प्रमुख जनता द्वारा, गणराज्य मतलब राज्य का प्रमुख भी जनता द्वारा चुना जाएगा, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो पहले न्याय आया है,
फिर स्वतंत्रता आया है, फिर समता। इन शब्दों को ध्यान में रखें, ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। तो न्याय कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। स्वतंत्रता कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और समता किसमें? प्रतिष्ठा और अवसर की प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, क्या जोड़ने वाली? बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। तो पूछेगा संविधान को कब आत्मर्पित, कब अधिनियमित? तो 26 नवंबर 1949। पूछेगा कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950, याद रखिएगा। तो इन सारे शब्दों का आपने अर्थ समझा। अब इसी पे कुछ प्रश्न देखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि प्रारंभ में संविधान में समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द और अखंडता शब्द नहीं था। इसे जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन से। ठीक है, तो देखते हैं कौन से सवाल पूछे गए हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? कमेंट बॉक्स में आप उत्तर लिखेंगे इसका। निम्नलिखित में कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? मौलिक अधिकार कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, कि मौलिक कर्तव्य, कि संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो जब बात कर रहा है धर्मनिरपेक्ष, तो वैसे तो आपको पता है कि सर 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात किसमें की गई? तो संविधान की प्रस्तावना में की गई है। किसमें किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? ठीक है, तो परोक्ष रूप से नहीं है। ठीक है, यानी कि इनडायरेक्ट हो सकता है पर डायरेक्ट नहीं है। कौन सा शब्द? संप्रभु है, लोकतांत्रिक भी है, समाजवादी भी है। क्या नहीं है? तो कल्याण नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? कल्याण। वैसे आप जानते हैं अधिकतम जनसंख्या का यानी कल्याणकारी राज्य किसमें? भाग 4 में बताया गया, डीपीएसपी में। न्याय के संदर्भ में भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख किया गया? पंथ निरपेक्ष न्याय हो सकता है क्या? नहीं। समाजवादी न्याय नहीं। कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, 3 शब्द हैं न्याय वाले। ठीक है, चलें अगला प्रश्न। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो कौन सा बाद में जोड़ा गया था? तो क्या जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। और क्या जोड़ा गया? समाजवादी जोड़ा गया था। और एक शब्द और क्या जोड़ा गया था? अखंडता जोड़ा गया था। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन से? 42वां संविधान संशोधन से 1976 में। अगला प्रश्न। किस प्रतिष्ठित संवैधानिक विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र या परिचय पत्र कहा था? तो एक महान वकील जिनका नाम हम जानते हैं नानी पालकीवाला के नाम से जो प्रसिद्ध, जिन्होंने अनेकों केस में सरकार के खिलाफ लड़ा भी और जीता भी। केशवानंद भारती में भी वही वकील थे। भारत के संवैधानिक प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम, ये कौन सा शब्द पहले आया है? तो आप जानते हैं पहले न्याय आया है, फिर स्वतंत्रता आया है, फिर समता आया है, फिर बंधुत्व। न्याय कितने प्रकार का? 3। स्वतंत्रता कितने प्रकार का? 5। और समता कितने प्रकार का? 2। ठीक है, याद रखेंगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाए? डी वाला हो जाए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? क्या प्रस्तावना में नहीं लिखा है? समाजवाद तो लिखा है, लोकतांत्रिक भी लिखा है, पंथ निरपेक्ष भी। क्या नहीं लिखा है? संघवाद शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान की प्रस्तावना की कानूनी वैधानिक प्रवृत्ति क्या है? यह प्रवर्तनीय है। ठीक है, ठीक, तो प्रवर्तनीय तो नहीं है। ठीक है, यह प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक लग रहा है। इसे विशेष परिस्थिति में लागू किया जा सकता है। इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या जवाब हो जाए कि प्रस्तावना संविधान का आधार तैयार करती है, परिचय पत्र है, कुंजी है। जब स्थिति अस्पष्ट हो तो प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। संविधान केशवानंद भारती में इसे संविधान का भाग भी बताया गया, परंतु यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो ये आपके 8 प्रमुख सवाल थे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण। अब आप लोगों ने कहा था कि सर रिवीजन करवा दीजिए। ठीक है, तो इसी क्रम में इस रविवार
यानी कल के दिन रविवार 11 बजे जुड़िए हमारे उमंग क्लासेस जीकेपी से और अपने मित्र बंधु सबको बताइए। हम साल के वो जरूरी 125 सवाल से ज़्यादा यानी 100 सवाल से ज़्यादा लेकर आएंगे और उसका हम लोग जुड़ेंगे कब 11 बजे और देखा जाएगा कि उनके डिस्क्राइब करने में, उनको और ज़्यादा बेहतर बनाने में क्या क्या किया जा सकता है। तो जुड़िए हमारे साथ और अपनी तैयारी को एक निश्चित स्वरूप दीजिए। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, कल यानी 8 मार्च सुबह 11 बजे उमंग क्लासेस जीकेपी पर मनीष सर के करंट अफेयर्स क्लास में जुड़ना ना भूलिए और अपने अन्य हित मित्र बंधुओं को भी बताइए 11 बजे की क्लास जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस सेशन में बस इतना ही। कल फिर से सुबह मिलेंगे और फिर कुछ और अन्य तथ्यों पर चर्चा होगी और 11 बजे मिलेंगे तो वहाँ पर हम लोग करंट अफेयर्स का महा मैराथन क्लास में जुड़ेंगे। तो आज की सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद।